बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर 1 रक्षा की रस्सी। यह तिब्बत के देश के आधार में बोला गया है। राख की रस्सी। लोनप्पो गार तिब्बत के 32वें राजा सोन गवेसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिरजवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। होशियारी से उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनप्पो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसा चलेगा। तिब्बत के राजा लोनप्पा गार उनके बेटे के लिए बहुत चिंतित थे, क्योंकि वह बड़ा होकर कैसे चलेगा, कैसे बड़ा होगा। एक दिन लोनप्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। लोनप्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दिए। तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनप्पो गार राजा ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दिए और उससे बोला, शहर जाओ, और वहाँ पर इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। इसको लेने के बाद वापस घर पर लाना। लोनप्पो गार का बेटा शहर पहुँच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। उसके पास रुपए भी नहीं थे। वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। उसके पास रुपए नहीं थे, इसलिए वो सड़क के किनारे बैठकर सोचने लगा। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? लोनप्पो गार ने बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। उसको एक लड़की ने आकर बोला, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। लड़की आकर उसका हल उसको बताया और उसके भेड़ों के बाल को बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनप्पो गार ने बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद, क्योंकि वो भेड़ों के बाल बेचकर रुपए लाया था, इसलिए राजा खुश नहीं थे। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। राजा फिर उसके बेटे को शहर भेजकर फिर उसको जौ के 100 लाने के लिए बोला। एक बार फिर निराश लोनप्पो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। फिर से उसने वो शहर जाकर उसी जगह बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और वहाँ भी हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है, मुझे भेड़ों की सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे बोरे लोनप्पा गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। वो लड़की ने भेड़ों के सींग को काट दिए, फिर उसे घर को भेज दिया। भेड़ें
और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनोपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनोपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। राजा ने बेटे को बोला कि उस लड़की को बोलो कि हमें लंबा सा एक रस्सी देकर भेजो, 9 हाथ लंबी। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लड़की ने एक शर्त रखा कि मैं रस्सी बना दूंगी, लेकिन रस्सी बनने के बाद राजा को अपने गले में पहनना होगा। लोनोपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनोपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनोपोगार रस्सी देखकर चकित हो रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। मतलब एक रस्सी को उसने जला दिया और वो एक राख हो गया। उसने राजा को दिया तो राजा ने बोला, इसे पकड़ना तो मुश्किल है, गले में पहनना भी मुश्किल है। हाथ लगाती ही वो टूट जाएगी। राख तो हाथ लगाने से ही टूट जाता है, इसलिए उसे पकड़ना भी मुश्किल है। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, क्योंकि लड़की की समझदारी के सामने सब चकित हो गए। बिना वक्त गंवाए लोनोपोगार ने अपनी बेटे की शादी उस लड़की से धूमधाम से दोनों की शादी हो गई, क्योंकि वो लड़की बहुत ही समझदार थी। भोला भोला भोलो भोला भाला। क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में जब सोचकर परेशान होते थे? इसका उत्तर है, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख न बता दे, क्योंकि उसका बेटा समझदार नहीं था। कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबा न दे। वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा? कहीं कोई लड़की उसे शादी करने को तैयार न हो। ये सब आंसर होगा। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? मैं रोज उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या करती, क्या उपाय करती? मैं रोज उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती, उसे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती, उसकी परीक्षा करती। शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसीलिए भेजा ताकि वो दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ बोलबाले होते हैं, यानी कि बहुत चालाक होते हैं शहर के लोग। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार हो, सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश है, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। ये बच्चों अपने साथ अपने आस पड़ोस से बात करो और इसे लिखो।
जो जौ एक तरह का अनाज है। जौ का मतलब एक अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ अनाजों के नाम। अनाज के नाम गेहूँ, गेहूँ एक, मक्का, 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 बाजरा, बाजरे का, जौ, जौ मीन्स एक प्रकार के अनाज है। धान, ज्वार। गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक वाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तावा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। यहाँ पर शहर, शहर कोलकाता, पटना। शहर के जगह शहर होते हैं कोलकाता, पटना, चेन्नई। चेन्नई, ये सब शहर हैं। वेशभूषा, वेशभूषा कमीज, टाई, सलवार। कमीज, टाई, सलवार। धातु, धातु लोहा, सोना, चांदी। लोहा, सोना और चांदी, ये सब धातु है। भोजन, चावल, दाल और रोटी, ये सब भोजन में जाते हैं। बच्चों, इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक करना। थैंक यू।